गाइस, प्रीवियस लेक्चर का ये पार्ट 2 है। वो किसी कारण से वो वीडियो बंद हो गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है। ये बनी हुई है 5 तत्वों से। कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, आप्स यानी कि वाटर, वाटर और पृथ्वी। ये 5 तत्वों से हर एक वस्तु का निर्माण होता है, यानी कि ये मूल तत्व हैं। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें एलिमेंट्स की बात करें तो वे तत्व, वे पदार्थ होते हैं जो केवल एक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं और इनमें किसी अन्य तत्व के परमाणु नहीं होते हैं। ठीक है, अगर हम प्रकार यानी कि टाइप्स की बात करें तो ये मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स यानी कि अर्ध धातु होते हैं। मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटल होते हैं धातु, नॉन मेटल होते हैं अधातु, ठीक है, और मेटेलॉइड्स होते हैं अर्ध धातु। मेटल की बात करें तो एग्जांपल इसका कॉपर, सोना, गोल्ड, आयरन। अधातु की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अर्ध धातु की बात करें तो सिलिकॉन, बोरोन, ये सब इसके अर्ध धातु के उदाहरण हैं। मेटल का अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो हैं ये मेटल चमकदार होते हैं, ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अधातु यानी कि नॉन मेटल की बात करें तो यह विद्युत के खराब चालक होते हैं और अपारदर्शी होते हैं, यानी कि नॉन ट्रांसपेरेंट होते हैं। अर्ध धातु की बात करें तो कुछ धातु और कुछ अधातु के गुण होते हैं, ये अर्ध धातु होते हैं। ठीक है, अगर वर्गीकरण की बात करें तो तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया जाता है जो उनके रासायनिक गुणों और परमाणु संख्या के आधार पर होते हैं। अगर हम समूह की बात करें, ग्रुप्स की बात करें तो धातु और अधातु जैसे 1, 2, 17, 18, 1, 2, 17, 18, इनमें धातु और अधातु को रखा गया है। ठीक है, ऐसे ही समूह 3 से 12 जो है, इनके जो उप समूह हैं वो 3 से 12, उनमें भी हमें धातु मिलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एलिमेंट्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? ये है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। क्वेश्चन आता है, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? ये है नमिता गोखले। ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। एक स्रोत प्रतिरोधक में V का विभवांतर बनाए रखता है। समय t में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? तो अगर हम बात करें स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा को गणना करने के लिए, एक जो रजिस्टर है यानी कि प्रतिरोध है उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है और उस सोर्स का वोल्टेज अगर V है, तो उस सोर्स का वोल्टेज अगर V है तो स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा समय t में निम्नलिखित सूत्र से ज्ञात की जाती है। कौन सा? V इंटू आई इंटू टी। ये किसका होता है? ये होता है ऊर्जा का फॉर्मूला। ठीक है, जहां पर V वोल्टेज, आई करंट और T जो है वो टाइम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? तो केल्विन पैमाने पर तापमान मापने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें सेंटीग्रेड दिया हुआ होता है और केल्विन निकालना होता है तो सेंटीग्रेड में हम 273 को प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 273, 78 प्लस 273, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 351। ठीक है, 351 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चा में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? ये है मैड्रिड। ठीक, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। किस कारण से? हम जानते हैं कि जो आर की वैल्यू है, वन सेकेंड, अगर रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, क्या कह रहा है इसमें? अगर विद्युत धारा आधी हो जाए
अगर विद्युत धारा जो है वो अच्छा प्रतिरोध दुगना हो जाता है और विद्युत धारा आदि आधी हो जाती है तो किस कारण होता है? ये होता है इस फॉर्मूला के कारण। गाइस हम देख सकते हैं अ, कि कंडक्टर का प्रतिरोध तो दुगना हो जाता है, ठीक है? तो अगर हम रखें R इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ठीक है? तो सॉरी हम्म कंडक्टर का प्रतिरोध तो दुगना हो जाता है, ठीक है? देखते हैं, इसको हम डबल कर लेंगे 2R, ठीक है? और विद्युत धारा आधी रह जाती है और विद्युत धारा है वो आधी रह जाती है। तो इसका रिलेशन देख लेते हैं एक बार। ये 2 जो है ये ऊपर जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा। तो ये R इक्वल्स टू वी अपॉन आई एज इट इज आ जाएगा। तो ये किस रिलेशन के कारण होता है? ये I इक्वल्स टू वी अपॉन आर के रिलेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? यानी व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड? ये होता है रसवेदी अभिग्राहक, यानी कि गस्टेटरी रिसेप्टर। ये होती क्या है? ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स वे कोशिकाएं होती हैं जो स्वाद से संबंधित संकेतों को ग्रहण करती हैं, जैसे कि ये मुख्य रूप से जीभ पर स्थित होती है और लेकिन तालू यानी कि पैलेट और गले के अन्य हिस्सों में भी ये होते हैं। स्वाद के प्रकार जैसे कि मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा जो भी है ये सब गस्टेटरी रिसेप्टर के कारण हमें पता चलता है इनका टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ये हैं के चंद्रशेखर राव। ये उस टाइम क्वेश्चन का आंसर था, लेकिन अगर अभी बात की जाए जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? श्री ए रेवंत रेड्डी, ठीक है? रेड्डी ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं। अन्य जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बात करें तो स्टेट वाइज मुख्यमंत्री की बात करें तो स्टेट वाइज में श्री एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है? आंध्र प्रदेश के हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश के श्री पेमा खांडू। असम के हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और बिहार के हैं नीतीश कुमार। छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय। दिल्ली की हैं आतिशी, ठीक है? गोवा की हैं प्रमोद सावंत। गुजरात के भूपेंद्र पटेल। हरियाणा के नायब सिंह सैनी। हिमाचल प्रदेश के हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में आते हैं उमर अब्दुल्ला, ठीक है? जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला। झारखंड की बात करें तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? और कर्नाटक की बात करें तो सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। मध्य प्रदेश के मोहन यादव, ठीक? महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे। मणिपुर के हैं एन बीरेन सिंह, ठीक है? मेघालय के हैं कॉनराड संगमा। नागालैंड के नेफ्यू रियो, ठीक है? पुडुचेरी के हैं एन रंगा स्वामी, ठीक है? और फिर पंजाब के आते हैं भगवंत सिंह मान। राजस्थान के आते हैं भजनलाल शर्मा। सिक्किम के आते हैं पी एस गोले। तमिलनाडु के हैं एम के स्टालिन। तेलंगाना के हैं ए रेवंत रेड्डी। ठीक है? और त्रिपुरा के हैं माणिक साहा। उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ। और उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। पश्चिम बंगाल के हैं ममता बनर्जी, ठीक है? ये कुछ मुख्यमंत्री, ये सारे स्टेट के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में हमने आपको बता दिया है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण
कांस्टेंट यानी कि जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? ये की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। जी की बात करें तो जी एक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी और कैवेंडिश ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का माप किया जो कि जी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है। और बात करते हैं अन्य यानी कि अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसका जो उपयोग है वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में किया जाता है। फॉर्मूला क्या कहता है? जी एफ जो है सॉरी हम क्या बात कर रहे थे? ये कह रहे थे कि जो दो वस्तुओं के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल और उनके द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है क्या? जी सॉरी एफ यानी उनका 1 सेकेंड कन्फ्यूज़न की स्थिति है थोड़ी सी ये न्यूटन के जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसमें क्या बताता है कि दो वस्तुओं के बीच जो भी गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो उनके द्रव्यमान यानी कि m1 और m2 के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। ठीक है। r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट है। m1 उसका द्रव्यमान जो भी दो टाइप के जो वस्तु हैं उनका द्रव्यमान होता है और ये जो इनके बीच में लगने वाला बल है ये द्रव्यमान के गुणनफल और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगर हम इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटा देते हैं तो यहाँ जी आ जाएगा। तो जी क्या है? एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसका मान क्या होता है? 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 50 क्या कहता है कि जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाएं। तो इस स्थिति में दर्पण जो है वो पीछे की ओर प्रतिबिंब का निर्माण करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया? ये किया प्रियंका चोपड़ा ने। अब फरवरी 2018 से हैदराबाद की आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन है? ये है कलानिधि मारन। इससे जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने सभी आईपीएल टीम के जो भी मालिक हैं उनके बारे में बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्से के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। तो ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है। यानी कि वानस्पतिक प्रजनन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो यह वह प्रक्रिया है जिसमें एकल पितृ पौधा अपने आप नए पौधों का निर्माण करता है बिना युग्मजों यानी कि गैमेट्स की आवश्यकता के। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले पौधे पितृ पौधे के समान होते हैं, पितृ पौधे के समान होते हैं और जीन में कोई भिन्नता नहीं होती है। अगर अलैंगिक प्रजनन के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले इनका जो प्रकार है वो है वानस्पतिक प्रोपोगेशन, वानस्पतिक प्रजनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें क्या होता है कि ये प्रक्रिया में पौधे के अवयव जो हैं वो जैसे कि जड़, तना या पत्तियों इनसे नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। नए पौधे बनते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो कटीली। ठीक है। ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग ठीक है। एक होता है लेयरिंग। अगर कटीली की बात करें तो इसमें तने या पत्ते का एक भाग काट करके नया पौधा उगाया जा सकता है। ग्राफ्टिंग की बात करें तो एक पौधे का भाग दूसरे में जोड़कर उसे बढ़ने दिया जाता है और लेयरिंग की बात करें तो तने को मोड़कर मिट्टी में दबाया जाता है जिससे जड़ें बनती है। तो इस प्रकार। और अगर और टाइप्स की बात करें तो एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो है ही, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भी वही है। कुछ पौधे जैसे कि फर्न बीजों के बजाय स्पोर्स द्वारा प्रजनन करते हैं। ये स्पोर्स फैलते हैं और नए पौधों में बदल जाते हैं। और एक होता है बडिंग। ठीक है। क्या होता है? बडिंग।
तो कुछ पौधे जैसे कि हाइड्रा या कुछ फंगी जो है उसमें बर्ड्स से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, जो बाद में पितृ पौधों से अलग हो जाते हैं। ठीक है? बडिंग एक ऐसी ही प्रोसेस है, जैसे आपने एक आलू में देखा होगा, छोटे-छोटे बर्ड्स हो जाते हैं, तो अगर आप इनको उगाएँगे, तो ये नए पौधों का निर्माण कर लेते हैं और ये अपने पितृ पौधे से अलग होते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से अलैंगिक प्रजनन है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो किस प्रक्रिया में लोहे को किस प्रक्रिया में लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो ये है गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इसमें क्या किया जाता है? इसमें लोहे को जस्ता की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ? ये हुआ था 1905 ईस्वी में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। किस कारण से हुआ? हिंदू और मुसलमान समुदायों में भेदभाव बढ़ाने के लिए, यानी कि धार्मिक भेदभाव के कारण, और राजनीतिक कारण। इसके राजनीतिक कारण भी रहे हैं। कौन से? कि बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का जो उद्देश्य रखा गया था वहाँ पे। ठीक है? तो ये यहाँ पर अगर अब विभाजन को रद्द करने की बात करें तो ये विभाजन रद्द कब हुआ था? ये हुआ था 1911 में। 1905 में तो इसका बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन 1911 में ये विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है? और बंगाल का जो विभाजन है ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक राजनीतिक कदम था, लेकिन इसका दीर्घकालिक असर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर पड़ा था। बात करें, अगर थोड़ी सी नज़र डालें 1885 से लेकर के 1947 तक के, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा धार्मिक भेदभाव के उद्देश्य से यह किया गया था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। ठीक है? और दिल्ली को नई राजधानी घोषित किया गया। 1915 में, फिर आते हैं 1915 में, महात्मा गांधी का भारत लौटना हुआ और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना हुआ। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसमें गांधी जी ने बिहार में नील किसानों के हक के लिए संघर्ष किया। 1919 में, अब बात करते हैं 1919 में आते हैं, तो यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, यानी कि यहाँ पे अमृतसर में जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलीबारी की गई। 1920 की बात करते हैं तो 1920 में असहमति और असहमति के बावजूद, असहमति के खिलाफ असहमति, यानी कि सॉरी, अगर बात करें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो वहाँ पर 1920 आता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब ये होता है कि असहमति उन्होंने दर्शाई थी, किनके खिलाफ? ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ। 1930 की बात करें तो 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की थी, यानी नमक के कानून के खिलाफ गांधी जी का सत्याग्रह हुआ था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम, जो भारतीय राजनीति को और अधिक स्वायत्तता देता है, वो लागू हुआ था। 1942 की बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, और महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस मूवमेंट का आह्वान किया गया था। और 1947 में भारतीय स्वतंत्रता 15 अगस्त को भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली और भारत का विभाजन हुआ। लास्ट क्वेश्चन आता है, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। पेन दाएं हाथ में है। यह निम्न में से किस प्रकार की घटना है? तो ये होता है लेटरल इन्वर्जन, यानी कि पार्श्व व्युत्क्रमण। ठीक है? तो ये एक तरीके से इस लेटरल इन्वर्जन की घटना है। गाइज, अगर हम और इसको ध्यान से समझें तो यह फिजिक्स में उस घटना को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन, जब किसी वस्तु या छवि के बाएं और दाएं हिस्से एक दूसरे से बदल जाते हैं। यह विशेष रूप से एक प्रकार प्रकाश के परावर्तनों या दर्पणों में देखा जाता है। अगर बात करें अन्य परिभाषाओं की, जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन, तो अपवर्तन क्या है? अपवर्तन वही तो है, यानी कि रिफ्रैक्शन। अपवर्तन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है?
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो वह उसकी दिशा जो है वो बदल जाती है, ठीक है? और यानी कोई अगर चीज़ हम पानी में डालें तो वह ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। तो यह जो दिशा बदल जाती है, इस घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन। परावर्तन की बात करें यानी कि रिफ्लेक्शन की बात करें तो यह जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है तो वापस लौट आता है। इस घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन, ठीक है? अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें यानी कि कुल आंतरिक परावर्तन की, तो प्रकाश जब घने माध्यम से कम घने माध्यम में यानी कि एक हायर डेंसिंग मीडियम से लोअर डेंसिंग मीडियम में प्रवेश करता है, तो क्रिटिकल कोण से अधिक होते ही वह पूरी तरह से परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश यहाँ गया लेकिन जैसे ही हल्का सा क्रिटिकल कोण से अधिक हुआ तो पूरी तरीके से परावर्तित हो जाएगा, ठीक है? और अगर बात करें डिस्पर्सन की यानी कि विभाजन की, डिस डिस्पर्सन की, तो जब प्रकाश का विभाजन होता है जैसे कि इंद्रधनुष में, तो वहाँ विभिन्न प्रकार के जो प्रकाश है वो विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है। ये घटना होती है डिस्पर्सन, ठीक है? एक होता है लैटरल इन्वर्जन, वही जो कि दर्पण में किसी वस्तु की छवि का बाएं का दाएं और दाएं का बाएं दिखता दिखता है। ये होता है लैटरल इन्वर्जन यानी कि ये होता है पार्श्व व्युत्क्रमण, ठीक है? और बस कुछ ऐसी यही जो इम्पोर्टेंट हैं टाइप्स, तो हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो गाइस ये रहा जो एएलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस क्वेश्चंस का जो एनालिसिस है, तो वो एनालिसिस हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है? यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।